अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर एजुकेशन। आज हम डिस्कस करेंगे STA 304 का लेक्चर नंबर 5। लेक्चर की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। चलते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ। फर्स्ट टॉपिक है ड्रॉबैक्स ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यूज़ ऑफ इंडेक्स नंबर, लिमिटेशन ऑफ इंडेक्स नंबर और लास्ट में प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमने करने हैं। इन तीनों टॉपिक्स को हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड ही लास्ट में हमारे पास प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, वो अभी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास ड्रॉबैक्स ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी जो डिफेक्ट्स हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के वो हमने इसमें देखने हैं। बेसिकली कंज्यूमर जो है वो द मेजर ऑफ एवरेज ऑफ गुड एंड सर्विसेज की टर्म में लेते हैं। ठीक है, इट इज़ प्रैक्टिकली डिफिकल्ट टू क्लियरली डिफाइन वन कैटेगरी ऑफ पीपल फ्रॉम अनदर as the construction of consumer price indices involves the sampling of goods and services. The sampling error and biases may affect indices and render them to suspect. Next है, in case of certain goods it is difficult to collect prices actually needed. इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है, जस्ट उन्होंने बताया है और आपने जो है इसको याद कर लेना है। It is also difficult to eliminate the effect of changes in quality and grade of goods and services purchased. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है बेस्ड ऑफ हाउस होल्ड्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हाउस होल्ड बजट इंक्वायरी द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड देयर डिमांड में चेंज। द कंज्यूमर प्राइसेस इंडिसेस कैन नॉट बी यूज्ड फॉर कंपेयरिंग द प्राइस चेंजेस इन कंजप्शन गुड्स एंड सर्विसेज इन टू लोकेलिटीज और इन टू हाउस होल्ड्स इन द सेम लोकेलिटी एज नो टू हाउस होल्ड्स कैन बी होमोजीनियस। ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के ड्रॉबैक्स लिखने हैं, तो आप कोई भी इसमें से 3 से 4 जो है वो याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर के इस्तेमाल देख लेते हैं। द प्राइस इंडेक्स नंबर्स आर यूज्ड टू मेजर द चेंजेस इन अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ प्राइसेस एंड हेल्प अस इन कंपेयरिंग द मूवमेंट इन प्राइसेस ऑफ वन कमोडिटी विद एन अनदर। इसमें उसमें ये बात की है कि जिस तरह मार्केट में प्रोडक्ट्स होती हैं तो उनकी प्राइसेस उन प्रोडक्ट्स के लिहाज से सजेस्ट की जाती हैं कि इस प्रोडक्ट की प्राइस इतनी है, लेकिन कुछ काम वहाँ पे कंपैरिजन होता है प्रोडक्ट्स के दरमियान या कंपनियों के दरमियान, तो इसलिए वो प्रोडक्ट्स की प्राइस को थोड़ा कम भी कर देते हैं। वहाँ यहाँ पे ये बात करने की कोशिश की गई है। इंडेक्स नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन प्रोवाइड अ मेजर ऑफ चेंज इन द लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन अ कंट्री। ठीक है, इंडेक्स नंबर के ये यूजेस हैं, ये आपने अच्छे से याद करने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। द क्वांटिटी इंडेक्स नंबर शो द राइज और फॉल इन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि टाइम के लिहाज से चेंजेस आती रहती हैं प्राइसेस में, तो ये सारी जो है इंडेक्स नंबर्स के थ्रू ही हम नोट डाउन करते हैं। द इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट प्राइस इंडिसेस आर यूज्ड टू मेजर द चेंजेस इन द टर्म्स ऑफ द ट्रेड ऑफ अ कंट्री। जिस तरह कंट्री की ये तजारत में भी जो है इनका अहम किरदार है इंडेक्स नंबर्स का, कि किस तरह अगर तजारत ज़्यादा हो रही है तो हमें इनकम भी ज़्यादा होगी, तो इस लिहाज से। ठीक है, इंडेक्स नंबर्स आर आल्सो यूज्ड टू forecast business condition of country and to discover the seasonal fluctuations and business cycle. seasonal fluctuations का यहाँ पे ये है कि मौसम के लिहाज से प्रोडक्ट्स की वैल्यू उसमें, या हम कह सकते हैं कि उनकी प्राइसेस में जो है वो चेंजेस आती हैं। लाइक आइसक्रीम की जो है हमारे पास ज़्यादा उनकी होती है समर में। ठीक है, समर में ज़्यादा ख़रीदी जाती है, इस वजह से इनकी प्राइसेस थोड़ी सी ज़्यादा कर दी जाती हैं क्योंकि ज़्यादा लोग इसमें इंटरेस्ट होते हैं। The consumer price indices indicate the movements in retail price of consumption goods and services. Index number are also used to measure the enrollment changes, intelligence, quotations and the performance of students. ठीक है, ये आपने जो है अच्छे से इनमें से पॉइंट्स याद कर लेने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लिमिटेशन ऑफ इंडेक्स नंबर। It is not practicable to price all the goods and services as well as to take into account all changes in quantity or product. Since the construction of almost all index number is based on sampling of some kind, therefore the sampling errors creep into their calculations. In price indices, the choice of normal period is difficult. A few periods can be regarded as normal for all segments of the economy. The results obtained by different methods of constructions may not quite agree. Comparisons of changes in variables over long period are not reliable. All index numbers are not suitable for all purposes. ठीक है, तो इसमें जो है आपको समझाने वाली बात नहीं थी, जस्ट उन्होंने बात उनकी बताई है कि इंडेक्स नंबर की लिमिटेशंस क्या है या इनकी यूजेस क्या है या कंज्यूमर्स के ड्रॉबैक, तो आपने इसको अच्छे से जो है पढ़ लेना है।
नेक्स्ट हमारे पास इसकी एग्जांपल आ जाती है, द प्राइस ऑफ द 4 कमोडिटीज़ क्वालिटी टू मुल्तान फॉर मई 1970, अप्रैल 1971 एंड मई 1971 आर गिवन बिलो। ठीक है, ये हमें कमोडिटी दी गई हैं और हमारे पास इनकी जो वैल्यूज़ दी गई हैं कि मई में क्या थे, अप्रैल में क्या थे, और ठीक है 1970 में इसकी वैल्यू थी 17.50, इसी तरह यहाँ पे 18.37। तो ये वाली जो मई में दी गई हैं ये हमारे पास पी नोट प्राइसेस हैं, क्योंकि ये हमारे पास पेस पीरियड में आ जाएगा, प्रीसीडिंग ईयर है ना इस वजह से, और ये हमारे पास 1971 ये करेंट ईयर में आएगा। तो हम इसको जो है P1 लेंगे और इसको हम P2 लेंगे, क्योंकि इनकी ये प्राइसेस दी गई हैं, हमारे पास क्वांटिटी नहीं दी गई। ठीक है, कमोडिटी है वीट, ज्वार, बारले, बाजरा। ठीक है, और इनकी ये प्राइसेस है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि उन्होंने हमसे पूछा क्या हुआ है, कंप्यूट प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर अप्रैल 1971 एंड मई 1971 विद मई 1970 एज बेस यूजिंग। फर्स्ट हमने इसका फाइंड आउट करना है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, और सेकंड फाइंड आउट करना है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स, और थर्ड नंबर पे हमने ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव्स फाइंड आउट करने हैं। हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट हमारे पास है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड को फाइंड आउट करने का ये फार्मूला है समीशन पी एन ओवर समीशन पी नोट मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे पी एन जो है वो करंट ईयर को जो शो कर रहा है, हम इसको P1 भी कह सकते हैं। ठीक है, P1 भी कह सकते हैं और Pn भी। हम देखते हैं सारा क्वेश्चन की तरफ, आपको मैं बताती हूँ कि P1 यहाँ पे कौन सा है और P नोट कौन सा है। आपने अपने माइंड में रखना है कि 1970 की जो प्राइसेस हैं ये P नोट की टर्म में आएंगी, 1971 की प्राइसेस को हम P1 लेंगे। ठीक है, इन सब का हमने समीशन कर लेना है। पहले इन सब को एडअप करना है 1970 वाले कॉलम को, फिर 1971 वाले कॉलम को हमने जो है ऐड करके जो हमारे पास टोटल वैल्यूज़ आएंगे उनको हमने डिवाइड कर देना है। देखिए ज़रा, ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। ठीक है, इनको हमने जस्ट सिंपली डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई 100 से कर देना है। हमारे पास आंसर आ जाएगा 94.38। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट उसने जो है ये हमारे पास 1971 मई की निकाली हुई हैं, ऊपर 1971 अप्रैल की निकाली गई हैं। ये लहदा आपने निकालनी है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट पे हमने सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स फाइंड आउट करना है। आपको माइंड में होगा कि प्राइस रिलेटिव किस तरह हमने फाइंड आउट किया था पिछले लेक्चर में, सेम एज वही प्रोसीजर है। एयर हमें दिए गए हैं, ये हमारे पास कमोडिटीज़ हैं, इनकी प्राइसेस हैं। ये देखिए ज़रा, प्राइस रिलेटिव्स फाइंड आउट करने के लिए हमने सारी वैल्यूज़ को या प्राइसेस को सब अप करना है। 100 100 100 100 तो 400 हो गया। इसी तरह अप्रैल की जो थी 105.0 195, इस तरह 78.6 है। इन सबको ऐड करना है। ऐड करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सेम एज इसको भी ऐड करके हमारे पास ये आएंगी। अब हमने इनका एवरेज फाइंड आउट करना है। एवरेज फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना होता है, जो हमारे पास प्राइस रिलेटिव्स की वैल्यूज़ आती हैं इन सबको सम अप करने के बाद उनको हमने नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पर डिवाइड कर देना होता है। ठीक है, कितनी वैल्यूज़ हैं ये प्राइसेस कह सकते हैं हम 1 2 3 4। ठीक है, 4 है इसलिए हमने इसको 4 पर डिवाइड करते जाना है ये प्राइस रिलेटिव्स की वैल्यूज़ को, तो हमारे पास एवरेज आ जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास हमने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है और प्राइस रिलेटिव्स का। ठीक है, सेम एज हमारे पास वैल्यूज़ हैं, हमने इनको सिंपली इनका लॉग लेना है। 2 आ जाएगा, इसका भी लॉग 200 का, क्योंकि 2 ही होता है। इसी तरह हमने अप्रैल 1971 का लॉग लेना है, ये वैल्यूज़ आ जाएंगे। लॉग लेने के बाद हमने क्या करना है, इसमें लॉग लेने के बाद हमने जो है इनका समीशन लेना है। ठीक है, इनके जो लॉग आया है ना, हमने इसका समीशन लेना है। जिस तरह 2 2 2 2 तो हमारे पास 8 आ जाएगा ना। इसी तरह 2.02 + 2 + 1.97 + 1.89 प्लस, तो हमने इनको सबको एडअप करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, और इस पॉइंट में हमने क्या करना है कि इसमें हमने नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पर डिवाइड कर देना है कि वैल्यूज़ हमारे पास 4 है, इसलिए हमने लॉग को क्या करना है, हम लिख सकते हैं कि समीशन लॉग 1/n। ठीक है, तो हमने इसको 8 है, कितनी वैल्यूज़ है हमारे पास 4 है, तो 8 को 4 पे डिवाइड किया 2 आ जाएगा। ठीक है, ये प्रोसीजर इस तरह होगा। नेक्स्ट हमने इसके इंडिसेस निकालने हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह निकाले गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंडिसेस देख लेते हैं। ये हमारे पास जो है सिंपली आपने क्या करना है, पीछे हमने प्राइस रिलेटिव्स का एवरेज निकाला है, ये देखिए हमारे पास। ठीक है, एवरेज ऑफ रिलेटिव्स, तो यही सेम हमारे पास इंडिसेस जो है फाइंड आउट करने का प्रोसेस है। सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, तो हमारे पास जो है ये आ जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं जो वैल्यूज़ यहाँ पे वही सेम इंडिसेस में है, तो ये फाइंड आउट करने का भी सेम प्रोसीजर है, इसलिए ये अगेन करवाने की ज़रूरत नहीं है।
बाकी ये जो चीज़ें हैं ये आपके नोट्स में नहीं दी गई, आप जो है राइट कर लीजिएगा, इससे आपको बाद में क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास कंस्ट्रक्टिव चेन इंडिसेस फॉर द फॉलोइंग डाटा फॉर प्राइस रिलेटिव्स फॉर 1941 टू 1944। इसमें हमने चेन इंडिसेस फाइंड आउट करने हैं, इसकी कैलकुलेशन करने में थोड़ी चेंजेस है। हम देखते हैं ज़रा, हमारे पास कमोडिटीज़ दी गई हैं, सॉरी एयर्स हैं, ये हमारे पास कमोडिटीज़ हैं, शुगर, गुड़, टी, कॉफ़ी। ठीक है, इनकी प्राइसेस है ये हमारे पास 1941 से 1944 तक हमारे पास जो है वो टाइम पीरियड है, ईयर है। सबसे पहले हमने इसका लिंक रिलेटिव फाइंड आउट करना है। लिंक रिलेटिव फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया है, 1941 है, इस तरह हमारे पास 98, 75, 82, 99 इन सबको हमने ऐडअप किया है, तो हमारे पास 354 आ गया। फिर उसके बाद हमने इसका जब एवरेज लिया है तो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पर हमने डिवाइड करना होता है। 4 वैल्यूज़ हैं, 354 को डिवाइड करना है हमने 4 के साथ, तो ये आ जाएगा इसका एवरेज। ठीक है, सेम एज जो है सेम 1942 का भी किया गया है, 102 प्लस 109 प्लस 90 प्लस 101, इनको हमने ऐडअप किया, 402 आ गया, और हमने डिवाइड करना है नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पर, 402 डिवाइडेड बाय 4 हमारे पास 100.5 आ गया। नेक्स्ट में हमारे पास सेम ऐसे ही होगा। अब हमने फाइंड आउट, इसका मेन पार्ट जो है वो चेन इंडिसेस है, इसको आप थोड़ा सा अच्छे से समझ लें। फर्स्ट हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। सेकंड में हमने अब चेन की बात की कि चेन बनानी है, ये हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया था। थोड़ा सा यह कॉन्सेप्चुअल सा है, लेकिन आपने जो है इसको अच्छे से समझना है, आपको समझ आ जाएगी। 88.5 है और हमने इसको मल्टीप्लाई करना है 100.5 से। ठीक है, 100.5 कह लें, आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड भी 100 के साथ करना है। ज़रा मैं आपको करके दिखा देती हूँ। $88.5 है हमारे पास। ठीक है, ये थोड़ा सा ये पॉइंट है ये आपके, और मल्टीप्लाई हमने करना है 100। ठीक है, और डिवाइड हमने इसको 100 के साथ करना है। ये वाला जो है ना ये पॉइंट है, तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी 88.9। ठीक है, इसी तरह 88.9 को आप 106 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, $88.9 को 108 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और आप डिवाइड करेंगे 100 के साथ। वन 106 के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड 100 के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक की है, 106 है, ये 8 नहीं है, ये आप करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी कि नेक्स्ट जो है ये सेम है, इस तरह करना है। नेक्स्ट एग्जांपल को देख लेते हैं। गिवन द फॉलोइंग कंस्ट्रक्ट फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर फॉर 1964 टेकिंग 1957 एज अ बेस ईयर। सेकंड पार्ट में हमने 1957 और हमने इसमें 64 को एज अ बेस ईयर लेना है। सबसे पहले तो आपको फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला याद होना चाहिए, उसको आपने मद्देनज़र रखते हुए उनकी वैल्यूज़ निकालनी है। ये हमारे पास जो है क्वेश्चन दिया गया है, कमोडिटीज़ दी गई हैं, उनकी प्राइसेस और क्वांटिटी दी गई हैं। ठीक है, देखिए ज़रा, इसमें आ जाता है राइस, वीट, ज्वार, इनकी प्राइसेस है 1957। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि आपने 1957 को जो है, ज़रा मैं आपको दिखा देती हूँ, 1957 को आपने एज अ बेस ईयर रखना है। ठीक है, तो अपने माइंड में ये बात रखनी है, इसमें पी नोट और क्यू नोट आएगा। लेकिन 1964 में हमारे पास जो है इसमें करंट ईयर रखना है, इसलिए यहाँ पे पी एन और क्यू एन आएगा। ठीक है, फिशर आइडियल इंडेक्स का फार्मूला हम देख लेते हैं, हमारे पास नीचे दिया गया होगा, ये उन्होंने सॉल्व करके बताया, ये हमारे पास इसका फार्मूला है। ये आपने लाजमी याद रखना है, क्योंकि आप अगर आप इसको याद नहीं रखेंगे तो आप क्वेश्चन करने में भी आपको बहुत मुश्किल होगी, और सेकेंडली आपको ये नहीं पता चलेगा कि हमने कौन सी वैल्यूज़ को या कौन सी क्वांटिटी प्राइस को किसके से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, पी नोट क्यू नोट की भी हमें ज़रूरत है, P1 क्यू नोट की भी ज़रूरत है। इस तरह ये सारी वैल्यूज़ को हमने लेना है, और मैंने आपको बता दिया है कौन सी प्राइसेस बेस ईयर की हैं और कौन सी करंट ईयर की, उस हिसाब से आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है। ठीक है, इसमें हमने 1957 एज अ बेस ईयर रखा है,
तो हमने क्या करना है, पी नोट और क्यू नोट, 9.3 मल्टीप्लाई बाय 100 तो हमारे पास 930 आ जाएगा। सेम एज आपने जो है इनको मद्देनज़र रखते हुए इसको सोल्व करना है। ये एक एक बताने की आपको ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको इनकी जो है कैलकुलेशंस करने में एक्सपर्ट होना चाहिए। फार्मूला इसमें टोटल वैल्यूज़ करने के बाद फार्मूले में पुट कर देंगे वैल्यूज़, हमारे पास 49.4 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट उसने फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर का ही फार्मूला आपने लगाना है, लेकिन इसमें आपने माइंड में रखना है कि 9064 को एज आ बेस ईयर लेना है, यानी 9064 की जो प्राइसेस हैं वो आपने इसकी पी नोट और क्यू नोट आपने प्राइसेस क्वांटिटी दोनों को एज आ बेस ईयर लेना है। अब देख लेते हैं इसकी प्राइसेस में। अब 9057 को हमने करंट ईयर लेना है, प्राइसेस में पी एन और इसमें क्यू एन आ जाएगी। 9064 में प्राइस पी नोट और क्यू नोट आ जाएगी, उसी हिसाब से आपने सारी जो है ये वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब 9.3 इसमें जो है हमारे पास पी एन है। ठीक है, और ये पर हमारे पास जो है क्यू नोट है जो कि 90 है। 90 को 9.3 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 837 आ जाएगा। ये आपको स्टेप में वही बात बार बार के स्टेप पे स्टेप बताने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए। फार्मूले में आपने टोटल करने के बाद वैल्यूज पुट करनी है, 202.5 इसका आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल है द प्राइसेस एंड क्वांटिटीज ऑफ 3 कमोडिटीज़ ड्यूरिंग 1955 एंड 1965 आर गिवन बिलो। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। ये 1955 की वैल्यूज़ दी गई हैं, प्राइस और क्वांटिटी, और 1965 की। नेक्स्ट हमसे उसने पूछा क्या है, यूजिंग द 1955 एज अ बेस पीरियड एंड बेस पीरियड क्वांटिटीज एज द वेट्स, कंप्यूट द वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स एंड द वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव प्राइस इंडेक्स फॉर 1965। कंडीशन यहाँ पे भी दी गई है कि 1955 जो है आपने वो एज अ बेस पीरियड लेना है। वेटेड एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स के मेथड के जरिए आपने सॉल्व करना है, और वेटेड एवरेज प्राइस इंडेक्स के मेथड के थ्रू सॉल्व करना है। इनमें मैंने दोनों में पिछले लेक्चर्स में आपको बताया था कि इन दोनों के जो फार्मूलाज हैं वो चेंज हैं। ठीक है, अब इसमें जो है वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स के फार्मूला को हमने इसके अकॉर्डिंगली सॉल्व करना है, उसी के हिसाब से जो है हम वैल्यूज़ लगाएंगे, जिस तरह समीशन पी एन क्यू नोट ओवर समीशन पी नोट क्यू नोट मल्टीप्लाई बाय 100। ये हमारे पास वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स का फार्मूला है, उस हिसाब से हमने यहाँ से वैल्यूज़ की मल्टीप्लिकेशन करनी है। करने के बाद जो है इनको सम अप करके इनकी टोटल वैल्यूज़ को डिवाइड कर देना है और मल्टीप्लाई 100 से करना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं सेकंड मेथड हमारे पास है वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव प्राइस इंडेक्स फॉर 1965। ठीक है, इसके लिए हमारे पास फार्मूला जो है वो अलहदा से है। ये देखिए ज़रा, पी समीशन पी एन ओवर पी नोट इंटू पी नोट क्यू नोट ओवर समीशन पी नोट क्यू नोट मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसी हिसाब से आपने वैल्यूज़ जो है इसमें सबसे पहले डिवीजन करनी है, पी वन ओवर पी नोट या पी एन ओवर पी नोट कह सकते हैं, और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देना है पी नोट क्यू नोट के साथ। ठीक है, टोटल करनी है, टोटल करने के बाद वैल्यूज़ आपने जो है फार्मूला में पुट करनी है, मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो आपके पास सिंपली आंसर आ जाएगा। ठीक है, आज का लेक्चर यहाँ पे होता है एंड। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर नंबर 6 में। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।